अभी हम यहाँ पर प्रतिशत के विषय में पढ़ेंगे। प्रतिशत दो शब्दों से बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, अर्थात प्रत्येक 100 में कितना, यह होता है प्रतिशत। पाठ का नाम यहाँ पर है प्रतिशतता, अर्थात प्रतिशत के विषय में। हमें एक सवाल पूछा गया है कि एक स्कूल में अलग अलग वर्षों में अलग अलग प्रतिशत से छात्र उत्तीर्ण हुए थे। जैसे कि 2002 है, 2003 है और 2004 है। ये 3 वर्षों का उसका रिजल्ट है जिसका हमको तुलना करना है। 2002 में 200 छात्र पढ़ते थे, 2003 में बढ़कर 400 छात्र हो गए और 2004 में घट के पुनः 300 हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं पढ़ते थे, यहाँ लिख देते हैं वर्ष, और यहाँ पर हम लिख देते हैं उत्तीर्ण। तो 2002 में उत्तीर्ण हुए 200 में से 160 लोग, 160 लोग। 400 में 2003 में उत्तीर्ण हुए 360। उसी प्रकार से 2004 में 300 में से पास हुए 282। अब हमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा साल का जो है परीक्षा फल अच्छा था, मतलब ज़्यादा % लोग पास हो गए। तो ऐसे स्थिति में हमको प्रतिशत निकालना पड़ता है। प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एक तुलना रूप बनाएंगे, अर्थात ये 200 में से छात्र है, ये 400 में से, ये 300 में से। अगर सभी 200 में से होता तो आसानी से हम बता सकते, सभी 300 में से होता तो भी बता सकते, सभी 400 में से होता ये तब भी बता सकते, लेकिन ये सभी अलग अलग हैं। इसलिए सबसे पहले हम इसको 400 के रूप में करते हैं। अगर 200 में इतना पास हुआ तो 400 होते तो इसका डबल होता, 300 में इतना पास हुआ तो 400 होते तो कितना होता, इससे ज़्यादा ही होता। तो सबको 400 के रूप में लिखेंगे कि 400 होता तो कितना होता। उसके बाद हम सभी 400 के रूप में हो जाएगा, तो सबसे जो ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा रिजल्ट है, उसके बाद वाला मध्यम, उसके बाद वाला सबसे कम। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2003 वाला तो 400 वाला पहले से ही है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे। 200 में से जो है 160 उसको 400 में से करेंगे, और नीचे जो 300 में से है उसको भी 400 में से करेंगे। तो सबसे पहले 200 में 160, अर्थात 160 200 में से पास हुए। अब इसको 400 में से कितना पास हुए ऐसा करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे 400 से। अब जो भी उत्तर आएगा वो 400 में से 200 में से जो 160 हुआ उसी हिसाब से 400 होता तो कितना होता ये आ जाएगा। तो हम इसको कटा देंगे, 1 शून्य और 1 शून्य कट गया, ये शून्य और ये शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया। अब 2 को हम 160 से गुना करेंगे, तो 2 गुणित 160, शून्य का शून्य, 2 शून्य में शून्य शून्य आएगा, 6 दूनी 12, 12 का 2, हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो आ गया यहाँ पर 320, अर्थात 400 में हो गया 320। तो पहले हम लिख देते हैं पहला वाला जो 2002 का है वो है 2002 में 320 400 में से। अब दूसरा तो हमको पता है 2003 वाला, ये है 360 400 में से। अब हमको निकालना है 2004 का। तो 2004 का देखते हैं, 300 में से 282, तो लिख देते हैं हम 282, ये है 300 में से। अब इसको 400 में से निकालना है तो गुणित 400 कर देंगे, 1 शून्य 1 शून्य, ये शून्य और ये शून्य कट गया। अब इसको हम 4 से गुना करेंगे और यहाँ पर 3 से भाग देंगे। देखते हैं हम यहाँ पर 3 से भाग जाता है कि नहीं। 3 या 27 होगा, 3 या
27 9, अब बच गया एक है 28 है, तो ये एक इधर बच जाएगा 12 हो गया, 3 चौक 12, 94 आ गया। तो 94 और गुणित ये 4 बचा है, 4 कर देंगे। तो देखते हैं 4 चौक 16, 16 का 6, हाथ में एक, 4 या 36 और एक 37, 376 आ गया। 376 ये हुआ 400 में से। अब हम 400 में से जो सबसे ज़्यादा होगा वो पहला रिजल्ट होगा। तो ये 376, 360, 320, तो 376 पहला नंबर में है, अर्थात जो 2004 का रिजल्ट है वो पहले नंबर में है। उसके बाद ये 360 है, ये 320, अर्थात 2003 वाला दूसरे नंबर का रिजल्ट है, और 320 है वो तीसरे नंबर का रिजल्ट है। इस प्रकार से तुलना करना है तो सबसे पहले हमको जो हर है उसको बराबर करना पड़ता है। हर का मतलब होता है कि टोटल ये 400 में, 200 में, 300 में, तो सबसे पहले सभी को 400 में करेंगे, और उसके लिए हम इसको जितना में जितना नंबर पाया है उसको जितना करना है, जैसे 400 करना था तो 400 से गुना किए, उसी प्रकार हम 100 से गुना करते तो सभी के सभी का 100 में कितना नंबर पाया वो निकल जाता। जैसे 360 बटे 400 गुणित 100 करते, इसको भी 282 बटे 300 गुणित 100 करते, और इसमें 160 बटे 200 गुणित 100 करते, तो 100 में कितना है एक का, ये सभी का तुलना निकल जाता। इस प्रकार हम 400 से कोई जरूरी नहीं है कि गुणा करके निकालें, 100 से, 1000 से, कितना भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो उसी तुलना में सभी के सभी आ जाएंगे। जैसे कि हम पहले को देखते हैं 160, जो 200 में 160 प्राप्त हुआ था। अब इसको यदि हम 100 में निकालते हैं तो क्या निकलता है, 160 बटे 200 गुणित 100, एक शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, अभी 2 बच गया, 2 को 160 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया, अब शून्य को लगा देंगे, 80 आ गया। अब 100 में 80, अर्थात 80 बटे 100, इसका मतलब होता है कि 100 नंबर का अगर प्रश्न होता तो ये 80 मिलता। तो प्रति 100 में कितना मिला, तो प्रति 100 में 80 मिला, इसका मतलब होता है ये 80% है, परसेंट या प्रतिशत, मतलब प्रति सैकड़ा में 80 नंबर मिला है। तो इस प्रकार से यदि हमें प्रतिशत निकालना है तो जितना नंबर मिला है वो अंश में रहेगा, जितना टोटल पूर्णांक था वो हर में रहेगा, और उसको गुणा कर देंगे हम 100 से, उसके बाद प्रतिशत हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। प्रतिशत का उपयोग केवल किसी विद्यालय के पास होने या उत्तीर्ण होने का जो संख्या है उसके लिए बस नहीं होता है। प्रतिशत का उपयोग कई चीज़ों में होता है, खरीदी बिक्री से लेकर हर व्यवसाय के लिए भी होता है। तो हम प्रतिशत को लाभ हानि की तरीके से भी देख सकते हैं। अब लाभ के रूप में हम देखते हैं, हमारे पास मान लो एक प्रश्न है, एक दुकानदार ने 300 रुपये में एक रेडिया खरीदा, 300 रुपये में खरीदा उसको। अब उसको खरीद कर उसने 360 रुपये में बेच दिया। इसमें खरीदा 300 में और 360 में बेचा। निश्चित रूप से अगर कम में खरीदेगा, ज़्यादा में बेचेगा तो उसको फायदा ही होगा, मतलब फायदा मतलब लाभ, तो लाभ हुआ। एवं एक दूसरे दुकानदार ने 200 रुपये में एक रेडिया खरीदा, 200 में खरीदा और उसको बेच दिया 260 में। अब उसमें पूछेगा कि दोनों में से ज़्यादा फायदा किसको हुआ प्रतिशत के रूप में। तो 300 में खरीद के 360 में बेचा तो इसको लाभ हुआ 60 रुपया। ये 200 में खरीद के 260 में बेचा तो इसको भी 60 रुपये मिला। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसने 300 रुपया फंसाया था अपना और इसने 200 फंसाया था, अर्थात इसने ज़्यादा पैसा लगा के भी कम प्रॉफिट पाया और एक कम पैसा लगा के भी ज़्यादा इसको उतना ही मिल गया। तो इसलिए इन दोनों का हम तुलना करेंगे और निकालेंगे कि 100 में किसको ज़्यादा परसेंट मिला है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये ए आदमी का हो गया, ये बी आदमी का हो गया। तो ए का पहले देखते हैं, 360 बटे 300, 300 में खरीदा और 360 में बेचा, गुणित 100।
एक शून्य कट गया, ये भी कट गया। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, शून्य लगा देंगे, आ गया 120। 100 में 120, अर्थात 100 रुपये में अगर खरीदा तो 120 में बिका, मतलब 20% इसको फायदा हो गया। उसी तरीके से दूसरा है 200 में 260, 260 में बेचा, 1900 करेंगे, शून्य कट गया। अब 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 130 आया, बराबर आ गया 130, अर्थात 100 में खरीदा 130 में बेचा तो बराबर हो गया इसका फायदा 30%। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बी वाले को 30% फायदा हुआ, जबकि ए वाले को केवल 20% फायदा हुआ था। हालांकि 60 रुपये फायदा हुआ, लेकिन परसेंट इसलिए कम ज़्यादा हो गया क्योंकि उसका लागत कम ज़्यादा था। ये 300 रुपये अपना क्रय मूल्य रखा था। खरीदना क्रय कहलाता है और बेचना विक्रय कहलाता है। तो 300 में खरीदा था, जबकि ये 200 में ही खरीदा था, इसलिए इसको कम फायदा हुआ, 20% ही फायदा हुआ, जबकि इसको 30% फायदा हो गया। अब इसी सवाल को हम दूसरे ढंग से हम देखते हैं। हम जानते हैं कि ए ने 300 में खरीदा था और 360 में बेचा था, तो इसको लाभ हुआ था 60 रुपये का। बी ने भी 200 में खरीदा था और बेचा था 260 में, इसको भी लाभ हुआ था 60 रुपये का। अब हम देखते हैं कि 1 रुपये में उसको कितना लाभ हुआ होगा। 1 रुपये उसका पैसा फंसा है, उसमें कितना लाभ होता। 1 रुपये में होता 60/300 रुपये का। 1 रुपये में इतना लाभ होता। ये हल होगा, जितना भी आएगा वो उतना लाभ 1 रुपये में प्राप्त होता। अब क्योंकि उसने 300 रुपये फंसाया है, इसलिए 300 का 60 रुपये आया, तो 1 रुपये का 60/300 आया। तो परसेंट निकालना है तो हमको 100 रुपये में कितना फायदा हो उसको निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब इस प्रकार के 1 रुपये का हमको ज्ञात है तो 100 का निकालना है, तो गुणित हम 100 कर देंगे। जितने का निकालना है उतना, 200 में कितना फायदा होगा तो 200 के किए होते। आपको हमको प्रतिशत निकालना है, मतलब प्रति सैकड़ा, तो 100 में निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये 2 शून्य कट गया, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और ये शून्य 20, बराबर उसको 20% का लाभ हुआ। सेम उसी प्रकार से ये है 200 का खरीदा था, 60 रुपया फायदा हुआ, 60/200। ये 1 रुपये में बी को 60/200 का फायदा हुआ था। अब हमको 100 में कितना फायदा हुआ निकालना है, तो गुणित 100 करेंगे। 2 शून्य कट गया, 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और शून्य, बराबर आ गया 30%। इस प्रकार से दोनों विधि से आसानी से निकल सकता है। ये विधि बहुत ही संक्षिप्त है। अब हमको कोई चीज़ खरीदी या बिक्री कर रहे हैं तो केवल लाभ होगा ऐसा नहीं है, हमको हानि भी हो सकता है। इसलिए लाभ हानि से संबंधित एक और सवाल देखते हैं। एक सब्जी बेचने वाला टमाटर को 10 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद कर 12 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। 10 रुपये प्रति किलो और बेचता है, बेचा 12 रुपये प्रति किलो, इस प्रकार से वो बेचता है। तो यहाँ पर 10 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य है, इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। जो खरीदा उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और जो 12 रुपये में वो बेचा उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। इस प्रकार अर्थशास्त्र में इस तरीके के शब्द का उपयोग किया जाता है। जबकि क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, बेचा ज़्यादा में है और खरीदा कम में था, इसलिए ऐसी स्थिति में उसको फायदा होगा। इसीलिए लाभ बराबर सूत्र बनाया गया है, क्योंकि ज़्यादा में बेचा गया है, इसलिए विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो जितना आएगा वही उसका फायदा है।
अर्थात 1 किलो में हम देखेंगे तो 12 रुपये में बेचा, 10 रुपये में खरीदा था, तो 12 में 10 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, अर्थात 2 रुपये उसको लाभ हुआ। अभी बहुत किलो है इसलिए 2 रुपये, जितने किलो है उसी हिसाब से वो 2-2 रुपये फ़ायदा होता जाएगा, और जितना किलो होगा उसी हिसाब से उसका गुणा हो जाएगा। तो लाभ का ये सूत्र हो गया, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो हमेशा लाभ होना निश्चित नहीं है, उसको हानि भी हो सकता है। ऐसे स्थिति में हानि में क्या होगा, अगर मान लो वो 12 रुपये में खरीदा होता और बेचा होता 10 रुपये में, तब हम उसको जान जाते कि ज़्यादा में खरीदा था कम में बेचा, तो उसको हानि होगा। तो हानि को हम लिखते क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। इस तरीके से लाभ और हानि का सूत्र का उपयोग करके हम निकालते हैं। अगर उसको लाभ हुआ है और लाभ उसको ज्ञात है और क्रय मूल्य का ज्ञात है, लेकिन विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होगा क्रय मूल्य धन लाभ। क्योंकि क्रय मूल्य कम था और बेचा ज़्यादा में था, जैसे कि इस हिसाब से लिखते तो अतः विक्रय मूल्य मतलब 12 रुपया बराबर क्रय मूल्य 10 था, धन लाभ 2 रुपये का लाभ हुआ। तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य और जो लाभ हुआ था दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आसानी से निकल जाएगा। उसी प्रकार से यदि क्रय मूल्य निकालना है, हमको क्रय मूल्य निकालना है लाभ की स्थिति में, दोनों लाभ की स्थिति में ही क्रय मूल्य निकालना है। अब लाभ हो रहा है, इसको जानने का तो तरीका ही है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो फिर हम विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे। जैसे कि क्रय मूल्य 10 था, विक्रय मूल्य 12 था, और घटा देंगे लाभ 2 रुपये को, तो 2 रुपये 12 में घटाएंगे तो 10 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार आसानी से हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से हानि का भी उसी तरीके से निकालेंगे। हम देखते हैं हानि का। हानि का मतलब हम जानते हैं क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और कम में बेच देते हैं। तो हानि जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 2 रुपये का हानि होगा, अगर हम ज़्यादा में खरीदे हैं, 12 में खरीदे हैं यहाँ पर और 10 में बेच दिए तो 2 रुपये का हानि हुआ। तो 2 रुपये का हानि हमको हानि निकालना है तो ये सूत्र है, क्रय मूल्य 12 था और विक्रय मूल्य 10 था, तो 12 में 10 को घटाएंगे तो 2 रुपये का हानि होगा। अब यदि हमको कहा जाता है कि हमको हानि पता है और विक्रय मूल्य पता है, परंतु क्रय मूल्य पता नहीं है और हमको निकालना है क्रय मूल्य, हानि का क्रय मूल्य, तो उसका सूत्र होगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन हानि। जैसे कि क्रय मूल्य था 12 रुपये, विक्रय मूल्य हुआ 10 रुपये और धन हानि हुआ 2 रुपये, तो 10 और 2 12 हो गया। उसी प्रकार से यदि हमको क्रय मूल्य ज्ञात है परंतु विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे क्रय मूल्य ऋण हानि। तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य है 10, क्रय मूल्य था 12 और हानि हुआ 2 का, तो 12 में 2 घटाएंगे तो 10 आएगा। इस तरीके से हम इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हल कर सकते हैं। अब हम एक प्रश्न देखते हैं। एक जो सुनीता नाम का लड़की है वो कैलकुलेटर खरीदता है 350 रुपये में, कैलकुलेटर खरीदता है, और उसको 400, एक साधना नाम की लड़की है उसको 420 रुपये में बेच देता है। 360 में खरीदा और 420 में बेचा, मतलब विक्रय किया, इसको क्रय किया, इतने में विक्रय किया, बेचा। अब जो बेचा विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो निश्चित तौर पे उसको फायदा होगा। तो देखते हैं 420 में हम
घटाएंगे 350 को, शून्य शून्य शून्य, 2 में 5 नहीं घटेगा, 12 में 5 गया 7, 3 3 का कट गया, तो 70 रुपये का उसको लाभ हुआ, 70 रुपये का लाभ हुआ, ये हमको पता चल गया। अब कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये यदि हमसे पूछा जाता है तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि टोटल उसको लाभ हुआ वो तो 70 रुपये है, वो 70 रुपये जो है 350 पर फायदा हुआ, अर्थात 350 पे उसको 70 मिला। अब हम जानते हैं कि ये 1 रुपये के हिसाब से हैं, 1 रुपये के हिसाब से अगर हम इसको हल करेंगे तो 1 रुपये में उसको कितना फ़ायदा हुआ ये उसका हल है। अगर हमको 100 में निकालना है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। अब जो हल आएगा वो 100 रुपये में कितना फ़ायदा हुआ वो निकलेगा और वही 100 में प्रतिशत बनेगा, क्योंकि प्रति 100 तो हम 1 शून्य को कटा देंगे। अब ये 10 हो गया, ये इससे गुणा होगा तो आ जाएगा 700। अब 700 में 35 से भाग देना है तो 35 दूनी 70 कट गया, शून्य को लगा देंगे, आ जाएगा 20। इस प्रकार से 20% का उसको फायदा हुआ, अर्थात 100 रुपये में 20 रुपये के हिसाब से उसको फायदा होता गया, चाहे वो कितने का भी हो। अगर ये 350 है तो 100 में 20 रुपया, 200 में 40 रुपया, 300 में 60 रुपया। अब आधा 50 है तो 50 का आधा 100 में 20 हो रहा है तो 50 में 10 होगा, तो यहाँ पर 60 और 10 70, इसलिए 70 रुपये का फायदा हुआ था। अर्थात लाभ का प्रतिशत निकालना है तो उसका सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 बराबर होगा, लाभ है यहाँ पर 70 रुपये, क्रय मूल्य है यहाँ पर 350 रुपये और गुणित हमने 100 किया, तो सेम वैसे ही किया था और आगे इसी तरीके से हल आएगा और 20 निकलेगा, अर्थात 20% उसको फायदा हुआ। इस प्रकार से ये सूत्र है लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100।